नमस्कार साथियों। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हेनरी का नियम। ये 12वीं बोर्ड परीक्षा जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हेनरी का नियम। और हेनरी के नियम से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसे भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक हेनरी का नियम। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहेंगे हेनरी लॉज। ठीक है, हेनरी का नियम, हेनरी लॉज। देखिए बेसिकली हेनरी का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए आप किसी गैस को किसी लिक्विड में जैसे पानी में घोलना चाहते हैं। ठीक है, तो पानी में कोई भी गैस कितना ज़्यादा या कितना कम घुलेगा ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इनमें से एक मुख्य है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाने लग जाएं, जैसे हम पानी में CO2 गैस को घोल रहे हैं और CO2 गैस मान लीजिए कम घुल रही है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाने लग जाएं तो CO2 गैस की जो विलेयता है, जो घुलनशीलता है, वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी। कब? जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तब। किस में? गैस पे। अगर गैस पे हम प्रेशर बढ़ा के उस पानी में घुलने का प्रयास करें तो जो CO2 पहले कम मात्रा में घुलती थी अब ज़्यादा मात्रा में घुलेगी। समझ में आ रही बात? यानी कि जो गैस की विलेयता होती है, गैस की द्रव में विलेयता होती है, वो गैस के ऊपर जो दाब डाला जाता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो। इसी बात को किसने कहा था? इसी बात को हेनरी ने बताया था और इसलिए इनके नियम को बोलते हैं हेनरी का नियम। तो थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा समझेंगे, इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे और बोर्ड के लिए क्या क्या यहाँ से MCQ भी बन सकता है उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम लिखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये कहता है, लिखेंगे आप कि स्थिर ताप पर, पहले ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर को स्थिर रखना पड़ेगा। ठीक है, स्थिर स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी गैस की किसी गैस की द्रव में किसी गैस की द्रव में क्या विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समानुपाती का मतलब पता होगा। समानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज़ अगर बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा और एक चीज़ घटेगा तो दूसरा चीज़ भी घटेगा। डैट मीन्स यहाँ कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को हम स्थिर रखें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को अगर स्थिर रखें, आगे एक मिनट, अगर हम टेम्परेचर को स्थिर रखें तो आप देख सकते हैं कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी गैस पे कितना दाब डालेंगे उसी के अनुपात में गैस क्या होगा, घुलेगा। किसमें घुलेगा? उस पानी में, उस तरल में। समझ रहे हैं बात को? तो ये होता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। और ध्यान दीजिएगा, विलेयता को हम मोल अंश के रूप में भी इंडिकेट करते हैं। विलेयता को मोल अंश के रूप में भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर व्यंजक के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे गैस का दाब,
दाब, ठीक है। गैस का दाब और ये समानुपाती किसके होगा, विलेयता के, किसके, विलेयता के, ठीक है। और याद रखिएगा विलेयता को हम मोल अंश भी कहते हैं। विलेयता जो होता है बेसिकली वो मोल अंश के समानुपाती होता है। विलेयता जो होता है वो समानुपाती होता है मोल अंश के, मोल अंश, ये भी याद रखिएगा, विलेयता समानुपाती मोल अंश होता है, ठीक है। अब देखिए गैस का दाब समानुपाती है विलेयता के, किसकी, गैस की विलेयता। तो गैस का दाब को आप कुछ मान लीजिए, इसे मान लीजिए हमने P माना, तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, मोल अंश के लिए हम काई लिखते हैं, जिसे हम x भी कह सकते हैं। तो P समानुपाती आपका x हो गया। ये विलेयता या जो मोल अंश होता है ना, उसी का सिंबल होता है क्या, x की तरह होता है। ये बेसिकली काई है, लेकिन हम इसको x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P समानुपाती x होगा। अब यहाँ से अगर आप इस कांस्टेंट को हटाइएगा, सॉरी समानुपाती चिन्ह को हटाइएगा, तो हो जाएगा P और यहाँ से आ जाएगा इक्वल और यहाँ हो जाएगा KH, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो KH इंटू एक्स, और जो आपका ये KH है यही हेनरी का नियतांक है। तो जहाँ जो KH है वो क्या है, नियतांक है। ये किसका नियतांक है, ये हेनरी ने दिया, तो ये हेनरी का नियतांक है। किसका नियतांक है, हेनरी का नियतांक है। तो आप इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो हेनरी का नियम है उसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, P बराबर KH इंटू एक्स, ठीक है। तो इतना ही आप लिखोगे, हेनरी का नियम क्या है, इतना ही आपको लिखना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आइए थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं इनके बारे में हम। तो ध्यान दीजिए कि अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है स्थिर ताप पे, इसका मतलब टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बोला गया है कि स्थिर तापमान पे ये चीज़ें होंगी। आप देखे होंगे कि जो आप पीते हैं सोडा या फिर जो आप थम्सअप वगैरह पीते हैं, उसको क्या किया जाता है, सोडा को प्रेशर से, उसको प्रेशर के द्वारा उसमें भरा जाता है CO2 गैस को। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं ना, तुरंत CO2 गैस निकल जाती है, ठीक है। और जिससे लगता है कि जो सोडा वगैरह होता है वो गिर जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब वहाँ पे प्रयोग करते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसका अनुप्रयोग लिखना चाहें, ठीक है, या फिर उसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा कुछ बातें जो हम नोट में लिखना चाहते हैं, नोट में, ठीक है, नोट में हम लिखना चाहते हैं कुछ बातें। नोट में देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अगर तापमान बढ़ेगा, नोट में लिखेंगे अगर तापमान, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो याद रखिएगा जो आपका ये हेनरी नियतांक है, मतलब जो KH है, टेम्परेचर बढ़ने पे KH का मान क्या होगा, ये भी बढ़ता है, ठीक है। ये जो KH का मान है ना, हेनरी कांस्टेंट, वो तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो याद रखेंगे तापमान बढ़ते पे KH का मान बढ़ता है, परंतु जो गैस की विलेयता होती है, गैस की विलेयता होती है वो घट जाती है। गैस की विलेयता जो होती है, जहाँ पे गैस घुली हुई है जिस द्रव में, तो उसकी जो विलेयता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा ना, ऊपर का मतलब बढ़ाना, तो KH जो है, KH का मतलब हेनरी कांस्टेंट, उसका भी मान बढ़ जाएगा, वो भी मान बढ़ जाता है। KH का मान एकदम फिक्स नहीं है कि आप इतना ही रट लीजिए, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ताप बढ़ाते हैं तो KH का मान बढ़ जाता है, गैस को चेंज करेंगे तो KH का मान चेंज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए KH का मान अलग होता है, ऑक्सीजन गैस के लिए KH का मान अलग होता है, CO2 गैस के लिए KH का मान अलग होता है। समझ रहे बात को। यानी जो KH का मान है वो भी किसी गैस के लिए, ऐसा नहीं कि हर गैस के लिए फिक्स है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है। यानी कि अगर तापमान चेंज करोगे तो KH का मान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है नोट में कि ताप बढ़ाओगे तो KH का मान बढ़ेगा, परंतु जो गैस की विलेयता है वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कम हो जाती है। समझ में आ रहे हैं। अच्छा, क्यों कम हो जाती है, आप सोचिए कि गर्म पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन घुला होगा, जैसे तालाब का पानी है, ठीक है। तो तालाब का पानी अगर गर्म होगा तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, या तालाब का पानी दूसरा वाला ठंडा होगा तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। जरा आप सोच के बताइए,
है ना। तो बेसिकली जो गर्म पानी होगा उसमें ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होगी, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो सतह छोड़ करके ऊपर भागना चाहते हैं, है ना, ऊपर उड़ना चाहते हैं, और जब ऊपर उड़ेंगे तो पानी में से वो निकलने लगेंगे, इसलिए उनकी विलेयता कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अब बढ़ जाएगी तो अगर गैस पानी में घुला है तो उसमें से निकलना प्रारंभ करने लगेगा, समझ रहे हैं, तो विलेयता कम हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की विलेयता कम हो जाती है। और जो हेनरी कांस्टेंट है, जिसे आपको याद नहीं करना है कि इसका मान कितना होता है, वो गैस की ताप बढ़ने पर केज का मान भी बढ़ जाता है, परंतु गैस की जो विलेयता है वो घट जाती है। याद रखना है, MCQ में आ सकता है कि ताप बढ़ने पर या हेनरी के नियम से ताप बढ़ने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता ऑप्शन ए घट जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता घटने लगती है। ठीक है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है ना। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो जो ला सातलिए का नियम है वो कहता है कि अगर इस तरीके उसके अकॉर्डिंग अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रोसेस जो होगा रिवर्स डायरेक्शन होने लगेगा, इसलिए जो गैस पहले से घुली हुई है वो अब निकलना प्रारंभ करने लग जाएगी। ठीक है, कई सारा रीज़न मैंने आपको बता दिया। और देखिए नोट नंबर आप 2 भी याद रखिए, नोट नंबर 2 याद रखिए कि जो केएच का मान होता है वो कितना होता है, तो आपसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे जो केएच का मान होता है, यानी हेनरी नियतांक, केएच मान हेनरी नियतांक, केएच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। केएच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली ये कहने का प्रयास कर रहा है कि अगर केएच का मान जो है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर है। किस पे निर्भर है, तो यहाँ देख रहे हैं लिखा है कि गैस की प्रकृति पर निर्भर है, गैस की प्रकृति पर निर्भर। इसका मतलब अगर गैस को चेंज करोगे तो केएच का मान चेंज हो जाएगा। गैस को चेंज करेंगे तो केएच का मान चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो गैस की प्रकृति पे डिपेंड करता है केएच का मान। क्या सर केएच का मान हमें याद करना है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी एग्जाम में नहीं आएगा कि हेनरी कांस्टेंट का मान कितना होता है, क्योंकि फिक्स है ही नहीं। ऑक्सीजन के लिए अलग है, नाइट्रोजन के लिए अलग है, CO2 के लिए अलग है कि नहीं। जैसे ऑक्सीजन के लिए लगभग 1.3 × 10⁵ ATM होता है, केएच का मान ऑक्सीजन गैस के लिए लगभग 1.3 × 10⁵ ATM होता है। समझ रहे बात को। यही CO2 के लिए अलग होता है, यही H2 के लिए अलग होता है, इसलिए ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि जब ताप बढ़ाओगे तो केएच का मान बढ़ेगा, परंतु जो गैस की विलेयता है, जो कि गैस पानी में घुली है या किसी द्रव में घुली है, वो डाउन होगा, वो कम होने लगेगा। समझ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो केएच का मान होता है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी याद रखिएगा। अभी मैंने समझा दिया। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। जैसे आप सोच के बताइएगा कि गर्म जल में मछलियों का रहना आसान है या ठंडा जल में, सोच के बताइए। गर्म जल में मछलियों का रहना ज़्यादा आसान है या ठंडा जल में मछलियों का रहना ज़्यादा आसान है? तो उम्मीद है कि आप जवाब दे रहे होंगे कि ठंडे जल में मछलियों का रहना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मछली अगर पानी में है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। समझ रहे ना बात को। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है। अब जो पानी गर्म होगा या जो तालाब का पानी गर्म होगा उसमें ऑक्सीजन की घुलनशीलता अपेक्षाकृत कम होगी। किसकी अपेक्षा? ठंडे जल की अपेक्षा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस की द्रव में विलेयता कम होने लगती है, यानी कि जो ऑक्सीजन पानी में घुला होगा उसकी मात्रा कम होगी। मतलब जो गर्म वाला पानी होगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, इसलिए मछलियों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। समझ रहे हैं। या उनका जो जीवन है वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए ठंडे जल में मछलियाँ जो है वो ज़्यादा सही तरीके से रह पाएंगी। समझ रहे हैं बात को, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हेनरी के नियम का अब अनुप्रयोग देखेंगे। अनुप्रयोग समझते हैं।
इसका मतलब हेनरी के नियम का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ महत्व है या कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि हेनरी के नियम का यूज होता है, ठीक है, तो उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। और याद रखिए ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली 2 नंबर में आ जाता है कि हेनरी का नियम क्या है, या अगर 5 नंबर में आएगा तो कहेगा हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोगों को लिखें या इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें। समझ रहे हैं? तो चलिए अब हम अनुप्रयोग को देखते हैं। किसको देखते हैं? अनुप्रयोग को। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। यहाँ लिखिएगा हेनरी के नियम का, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहला है कहाँ पे, सॉफ्ट ड्रिंक में। कहाँ पे? सॉफ्ट ड्रिंक में। तो आप बोल सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में। देखिए अभी मैंने बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है कि जो आप पीते हैं ना उसमें क्या होता है, CO2 गैस को उच्च दाब पर, माने जो CO2 गैस नॉर्मल उस ड्रिंक में, उस जो उसमें लिक्विड होता है उसमें नहीं घुलना चाहती है, लेकिन उस CO2 गैस पे हम प्रेशर बढ़ा करके और उस जो दिया गया लिक्विड होता है उसमें हम उसको घोल देते हैं। समझ रहे हैं बात को? अभी आपको बताया ना कि प्रेशर बढ़ाइएगा तो कोई भी गैस तरल में आसानी से घुल जाएगी। जैसे पानी है, पानी में अगर आप CO2 घोलना चाहते हैं तो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो CO2 घुल जाएगी आसानी से, प्रेशर कम रहेगा तो नहीं घुलेगी। यानी दाब बढ़ने पर जो विलेयता है, जो घुलनशीलता है बढ़ जाती है। यही तो नियम है हेनरी का। तो पहला यूज यहाँ होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सोडा वाटर में, एक लाइन लिख देते हैं, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है बताइए? बोतल को, ठीक है, बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। बढ़ाने के लिए बोतल को क्या किया जाता है, उस पर उच्च दाब करके ढक्कन बंद कर दिया। बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो एक ये याद रखिएगा, ठीक है। 2 लाइन लिख भी दीजिएगा, अच्छा रहेगा। बोतल को उच्च दाब पे बंद किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या यूज है सर? दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज है कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो पहाड़ों पर जाने से क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ना, एयर प्रेशर, वायु का जो दाब होता है, ऊंचाई पे जाने पे कम हो जाता है। अभी आपको पता है कि दाब कम होगा तो घुलनशीलता कम होगी, दाब ज़्यादा होगा तो घुलनशीलता ज़्यादा होगा। अब हम जाते हैं पहाड़ों पे, ऊंचाई पे जाते हैं, तो क्योंकि हम बार बार क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन है, उसके साथ नाइट्रोजन भी गैस है जो हमारे रक्त में जा कर के घुल रही है, मिल रही है, तभी ना पूरे शरीर में फैलती है जी। तो जो ऑक्सीजन हमारे रक्त में जाके घुल रही है, मिल रही है, अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, तो जो ऑक्सीजन रक्त में घुल रही है वो सही से नहीं घुलेगी, यानी रक्त में ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस फूल सकता है, ठीक है। सोचने समझने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो सकती है, ठीक है। एनॉक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एनॉक्सिया का मतलब होता है कमजोरी फील होने लगता है, समझ रहे हैं? जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में या रक्त में तो कमजोरी फील हो सकता है, तो इसको हम एनॉक्सिया कहते हैं, इस कंडीशन को, समझ रहे हैं? ये ज़्यादातर किनको होता है? तो जो पर्वतारोही होते हैं, जो ऊंचाई पे चढ़ते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उनको ये स्थिति अक्सर मतलब ये स्थिति से अक्सर वे लोग गुजरते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो दूसरा क्या होगा, आप बोलेंगे कि पहाड़ों
पर यहाँ लिख लेंगे पहाड़ों पर, यहाँ लिख लेते हैं तिरछिन देके एक लाइन, ठीक है। यहाँ लिखिएगा अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने से वायु दाब, वायु दाब क्या होता है, कम होता है ना, ऊंचाई पे जाने पर वायु दाब, वायु दाब कम होने से, वायु दाब कम होने से, कम होने से रक्त में, ब्लड में, रक्त में, रक्त में, रक्त में O2, रक्त में O2 की घुलनशीलता, रक्त में O2 की क्या घुलनशीलता, रक्त में O2 की घुलनशीलता कम हो जाती है, कम हो जाती है। जिसके कारण क्या हो सकता है, कमजोरी फील हो सकता है, सांस फूल सकता है, समझ रहे हैं, जिसके कारण कमजोरी, ये लिख देते हैं ये वाला, जिसके कारण कमजोरी महसूस होने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है, होने लगती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे, इस स्थिति को, इसे एनॉक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, एनॉक्सिया, यहाँ लिख देते हैं, देखिए इसे एनॉक्सिया कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं, ठीक है। यानी एनॉक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। पहाड़ों पर जाएंगे, वायु दाब आपको पता है, ऊंचाई पे जाने पर वायु दाब कम होता है, वायु दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो जो ब्लड में ऑक्सीजन घुल रही है, जो हम सांस के द्वारा ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होगी, कम होगी तो ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा, शरीर को ऑक्सीजन कम मिलेगा, कम मिलेगा तो कमजोरी फील होगी, है ना, सांस फूल सकता है ना, तो कमजोरी फील होने लगती है ज़्यादातर। तो इस स्थिति को हम एनॉक्सिया नाम देते हैं, याद रखेंगे, एनॉक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक और कंडीशन थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड देखिए, आइए तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है गोताखोर के द्वारा, गोताखोर द्वारा, ठीक है, यानी कि गहराई में जाने पर, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, तो जो गोताखोर होते हैं ना, जो गहराई में जाते हैं, समुद्र की गहराई में, वो क्या होता है कि जो अपने जो सिलेंडर लेयर रहते हैं ना, श्वसन जिसे सांस लेते हैं, जो सिलेंडर लेयर रहते हैं, उस सिलेंडर में बेसिकली क्या होता था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता था, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता था तो क्या होता था, जब वो नीचे जाते थे, जब वो गहराई में जाते थे, तो क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर वायु का दाब जो होता है वो कम होता है, तो गहराई में जाने पर, यानी पृथ्वी की सतह से हम गहराई में जाएंगे तो पक्का वायु दाब बढ़ेगा, और वायु दाब बढ़ेगा तो जो हमारा रक्त है, ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन और साथ साथ जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसकी भी विलेयता बढ़ेगी। अब ठीक है, गहराई में अब चले गए, फिर तो आपको ऊपर ही आना है, लेकिन जब आप गहराई में जाके, जो गोताखोर होते थे गहराई में जाके जब वो ऊपर आते थे, तो जो नाइट्रोजन उनके रक्त में घुला था ना, नाइट्रोजन जहरीली गैस है, जो नाइट्रोजन रक्त में घुलता था वो बुलबुला के फॉर्म में निकलने लगता था, और जब वो बुलबुला के फॉर्म में निकलता था, क्यों निकलता था, तो अभी आपको पता है, गहराई में गए, वायु दाब बढ़ा, नाइट्रोजन घुल गया, फिर जब ऊपर आए तो वायु दाब फिर धीरे धीरे कम होने लगा, तब तो नाइट्रोजन निकलना शुरू हो जाएगी, तो जो रक्त में घुली थी नाइट्रोजन वो निकलना शुरू हो गई, और इससे क्या होता था कि असहनीय और भयंकर दर्द होता था जब नाइट्रोजन बुलबुला के रूप में निकलता था। इस कंडीशन को बेंड्स का नाम दिया गया। क्या दिया गया, बेंड्स, समझ रहे हैं बात को। तो वहाँ भी हेनरी का नियम काम कर रहा है। अब इसके समाधान के लिए क्या किया गया कि जो उनका श्वसन सिलेंडर होता है उसमें पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो होता ही था, साथ में हीलियम गैस को मिला दिया गया। कौन सी गैस, हीलियम गैस। याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछता है कि गोताखोर के श्वसन सिलेंडर में किन गैसों का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, साथ में नाइट्रोजन रहता है, और साथ में
पहले हीलियम का प्रयोग नहीं होता था, तो इस जो स्थिति है इसे निजात पाने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा हमने हीलियम को भी मिला दिया। हीलियम हल्की गैस है, ये रक्त में कम घुलेगा, समझ रहे हैं। हीलियम कैसी गैस है? हल्की गैस है, ये रक्त में कम घुलेगा। तो जो ये बेंड्स की स्थिति है, इससे समाधान में हमको क्या मिला? फ़ायदा मिला। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ भी यूज हेनरी के नियम का हो रहा है। तो थर्ड में क्या लिखेंगे कि देखिए लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ, अब देखिएगा कैसे लिखेंगे। गोताखोर द्वारा समुद्र की गहराई में जाने पर रक्त में, कहाँ? रक्त में नाइट्रोजन की घुलनशीलता बढ़ने लगती है, परंतु ऊपर आने पर, अब गहराई में गए हैं तो ऊपर आइएगा ना, ऊपर आने पर दाब कम होने से, जो दाब बढ़ा है ना, दाब कम होने से नाइट्रोजन N2 रक्त से बुलबुला के रूप में, किस रूप में? रक्त से बुलबुला के रूप में निकलने लगता है, कारण असहनीय दर्द होता है, जिसके कारण असहनीय दर्द होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बेंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बेंड्स कहते हैं। समझ रहे हैं। और इसी समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया कि अब उस श्वसन सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था ही, साथ में हीलियम जो कि हल्की गैस है, रक्त में कम घुलती है, उसको मिला दिया गया ताकि वो ज़्यादा नहीं घुलेगा। समझ में आ रहा है? ज़्यादा नहीं घुलेगा, और फिर ज़्यादा नहीं घुलेगा तो उसके हिसाब से निकलने का भी डर नहीं रहेगा, और जो दर्द होता है वो कम हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो इसे दूर करने के लिए क्या किया गया कि उनके रक्त में हीलियम गैस को, उनके श्वसन सिलेंडर में हीलियम गैस को मिला दिया गया। ठीक है। अब पूछा जाएगा MCQ में कि गोताखोर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले श्वसन सिलेंडरों में किन गैसों का उपयोग होता है? तो बोलोगे नाइट्रोजन होना चाहिए ऑप्शन में, प्लस में लिखा होगा ऑक्सीजन, और साथ में जरूर हीलियम ही दिया होगा। समझ रहे बात को। तो ये चीज़ें आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ MCQ है जो इम्पोर्टेंट है, किससे? हेनरी के नियम से, उसको हम कवर करते हैं। फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो अगले पार्ट में हम लाने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ MCQ देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला MCQ देखिए, किसी गैस की द्रव में विलेयता संबंधी किसका नियम है? देखिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पढ़ा कि किसी गैस की द्रव में विलेयता की बात करें तो इसे किसने समझाया है? हेनरी ने समझाया है। अभी तो पढ़े किसी गैस की द्रव में विलेयता संबंधी किसका नियम है? तो हेनरी का नियम है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर हेनरी नियतांक जो KH है उसका मान क्या होता है? बताइए। अभी हमने पढ़ा कि जब ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो KH है, हेनरी कांस्टेंट है, उसका मान भी बढ़ जाता है। समझ रहे हैं। भले विलेयता घटती है लेकिन KH का मान भी बढ़ जाता है। तो KH का मान देखिए,
तो क्या लिखा है, ताप बढ़ने पर हेनरी नियतांक केज का मान, तो क्या होगा, आंसर बढ़ता है। क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न गैसों की जल में विलेयता का सही क्रम क्या है। ये भी अच्छा सवाल है कि कौन सी गैस जल में ज़्यादा घुलेगी दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए CO2 दिया है, O2 दिया है, H2 दिया है, तो सबसे ज़्यादा इजीली CO2 गैस द्रव में पानी में घुल जाती है। CO2 के बाद ऑक्सीजन घुल जाता है, देन आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। सबसे नंबर 1 पे CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये वाला ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन है CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है, जो कि प्रीवियस ईयर का है, और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, उसको भी पढ़ना है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट। गोताखोर द्वारा श्वसन सिलेंडरों में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग होता है। ये तो बोर्ड में बहुत बार आया है, बोर्ड में काफ़ी बार आया है, हेनरी के नियम ये क्वेश्चन। तो आप बताइए, अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का उपयोग तो होता ही था, साथ में क्या बढ़ा दिया गया, तो साथ में हीलियम को जोड़ दिया गया। ठीक है, उसमें हीलियम को ऐड कर दिया गया उनके श्वसन सिलेंडर में। क्यों, हीलियम हल्की गैस है, कम घुलेगी, जो असहनीय दर्द है, जो बेंड्स की स्थिति है, वो उतना उत्पन्न नहीं होगी, उसमें समाधान मिलेगा। समझ रहे बात को। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हीलियम को दिया गया। तो ये रहा 4 MCQ इम्पोर्टेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से लगातार क्लास 10th और क्लास 12th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के लिए, उसे लगातार हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। कोई भी टॉपिक जो आपको कठिन लगा हो, जो आपको समझ में ना आया हो, उसे हम पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और उसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए या पहले बना हुआ है, उसे भी साथ में हम डील करेंगे। समझ रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।